बच्चों लोग, आज का क्लास का टॉपिक रहेगा आनिक बॉन्ड। तो हम लोग अभी तक मेटालिक बॉन्ड समझ में आ चुका, हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ चुका है। उस पर डिपेंडेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कि आनिक बॉन्ड और उसका पैरामीटर्स को क्या क्या जानना है। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आनिक बॉन्ड बनता कब है। तो आनिक बॉन्ड बनने के लिए आपके पास एक मेटल होना चाहिए और एक होना चाहिए नॉन मेटल। एक होना चाहिए नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये। ठीक है, यानी मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा, मेटल का पॉजिटिव आयन बनाएगा। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्म करेगा अनायन। क्या बनेगा? आपका अनायन बनाएगा। ठीक, और इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी जो कटायन बना है और आयन बना है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट करेगा जिसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। उस कूलम्बिक फोर्स के कारण क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, उसी को बोला गया है आनिक बॉन्ड। तो आनिक बॉन्ड, ध्यान देना, तो आनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। वो क्या है? आनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। क्या है? तो आनिक बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है। इस इंटरेक्शन को गवर्न करने के लिए कौन सा लॉ दिया गया था? गवर्न बाय कुलम कुलम्बिक फोर्स या कुलम फोर्स। कुलम बाय कुलम्स लॉ। ठीक है, और आपको पता है कि कुलम्स लॉ क्या होता है? तो कुलम्स लॉ दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स को बताता है। मान लो आपके पास Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोल सकते हो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुलम्स लॉ। ये हो गया आपका कुलम्स लॉ। ठीक, अब ध्यान देना, और इस कुलम्स लॉ का हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दोगे, तो ये आपका जो आनिक बॉन्ड में कूलम्स लॉ ऑपरेट कर रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। इस कूलम्स लॉ का जो के होता है कांस्टेंट होता है। एक के का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। और एक के का वैल्यू कारण फोर्स का जो वैल्यू होता है काफी हाई होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, जो आयनिक बॉन्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि जो इसका जो लॉ है, कूलम्स लॉ, उसका जो के है, के काफी हाई होता है। ठीक है, ये सब तुम सोचोगे ग्रेविटेशन फोर्स से तुम कंपेयर करो, तो ग्रेविटेशन फोर्स मास के बीच में दिया गया था। तो मास m1 m2 के बीच में जो फोर्स होता है उसके लिए हम ग्रेविटेशन फोर्स आते थे। उसका वैल्यू क्या था? G m1 m2/r²। तो अगर यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का फोर्स है, बट यहाँ पे कांस्टेंट जी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या के है। अगर आपको जी का वैल्यू अगर कुछ याद होगा, तो जी का वैल्यू क्या होता है? जी तो होता है 6.67 × 10⁻11। तो देखो, दोनों के कांस्टेंट में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। 10⁻11 है, 10⁻9 है। ऑलमोस्ट अगर तुम कांस्टेंट में ही तुम रिलेटिव देखोगे, तो दोनों कांस्टेंट का रेशियो होगा ना, के/जी का तुमसे रेशियो पूछा जाएगा, तो ये नियरली इक्वल टू 10/20 होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10/20 से ज्यादा होगा फॉर यूनिट मास इन यूनिट चार्ज। मैं आपको बस बताने के लिए मैं बता रहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स को हम वीक फोर्स में डालते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसको वीक फोर्स में कैटेगरी में डाला गया है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते इसको हम। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं।
ठीक है, रीजन बता दिए कि अल्टरनेटिव फोर्स में जो कांस्टेंट जो के यूज करते हैं उसका वैल्यू ही काफी हाई होता है। तो अल्टीमेटली सारे का सम अप ये है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है, और दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो काफी हाई होता है, वो काफी क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, प्लस और ध्यान देना, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होगा, तो आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये आयनिक इंटरेक्शन है, तो नॉन डायरेक्शनल, तो नॉन डायरेक्शनल, तो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी था इसमें नहीं देखना हमको, सिंपल सा चीज है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण रहता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसका बॉन्ड का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है उसका भी अपना डायरेक्शन होता है। तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये होगा डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बॉन्ड में हम डिफाइन करते हैं, आयनिक बॉन्ड के लिए डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं तो इसमें नहीं कोई बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, ना ही कोई बॉन्ड एंगल होगा, कि बॉन्ड एंगल के लिए क्या बॉन्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। तो बॉन्ड एंगल हो गया, यानी थीटा, और क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपके कभी आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, थीटा हाइब्रिडाइजेशन etc is is not defined for ionic bond। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या क्या पैरामीटर स्टडी करना है, तो पैरामीटर जो हमको आयनिक बॉन्ड के लिए स्टडी करना है, तो ध्यान ना, हम लोग आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। एक होता है लैटिस एनर्जी, क्या होता है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, तो और पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। इसी में पढ़ेंगे, एक टर्म होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसको जानेंगे। और इस कोवेलेंट कैरेक्टर को पता करने के लिए आपको दिया गया पॉइजन रूल, एक रूल दिया गया है इसको पता करने के लिए, नाम उसका पॉइजन रूल। तो हम लोग पॉइजन रूल पढ़ने वाले हैं। पॉइजन रूल का एक पढ़ते क्यों है, तो आपके आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है पता करने के लिए इस रूल को अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, अब लैटिस एनर्जी और कोवेलेंट कैरेक्टर को कंबाइन करके हम पढ़ने वाले हैं आपका थर्मल स्टेबिलिटी। तो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना, इसको कवर करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके लिए आपको लैटिस एनर्जी आपको आना चाहिए, और कोवेलेंट कैरेक्टर आना चाहिए। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर और लैटिस एनर्जी को यूज करके हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड में एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान ना, जब बात करते हैं सॉल्बिलिटी का, तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी पढ़ने के लिए, यानी सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है,
इन वाटर ध्यान देना। तो जब बात करते हैं सॉल्बिलिटी का, तो सॉल्बिलिटी आपकी लैटिस एनर्जी और हार्डेस्ट एनर्जी दोनों से मिलकर गवर्न होगा। यानी जब सॉल्बिलिटी पढ़ाएंगे तो आपको लैटिस एनर्जी और हार्डेस्ट एनर्जी दोनों का एप्लीकेशन हमको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल पैरामीटर जो हमको स्टडी करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे।